साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 पाक रेंजर्स की जानिब से कल शाम बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। शाम 8 बजे के करीब पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। जवाब में बीएसएफ के दस्तों ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की और इसके बाद पाक रेंजर्स ने मुल्हिका बीओपीज को निशाना बनाने के लिए अपनी फायरिंग का दायरा बढ़ा दिया। इससे इन इलाकों में फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टों से जवाबी कार्रवाई की गई। 9:15 बजे के करीब पाक रेंजर्स ने सरहदी चौकियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए मार्टर फायरिंग शुरू की और कुछ गोले अरनिया शहर में गिरे। इसके नतीजे में एक खातून को मामूली चोटें आईं। 10:40 के करीब पाक रेंजर्स ने पाकिस्तान की तरफ से भारी मशीन गन का इस्तेमाल किया और पोस्टों को निशाना बनाया। देर रात को एक बार फिर पाक रेंजर्स ने फायरिंग की और बीओपीज को भी निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और मुनासिब जवाब भी दिया गया। फायरिंग का सिलसिला काफी वक्त तक जारी रहा। सरहद पार फायरिंग के दौरान एक फौजी जवान मामूली जख्मी हुआ। जख्मी को फौरी तौर पर बीएचसी अरनिया ले जाया गया और बाद में जम्मू के जीएमसीएच में दाखिल कराया गया। उसकी हालत मुस्तहकम है। बीएसएफ सूरत हाल का जायजा लेते हुए पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सरहद और इसके रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी जवाब देने के लिए चौकन्ना है। पाकिस्तान के दागे गए मोर्टार के कई गोले खेतों में पड़े थे। इसकी वजह से किसानों में काफी खौफ देखा गया। पुलिस ने भी फौरी तौर पर इन खेतों में गोले बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि पाकिस्तानी रेंजर्स की बिला इश्तियाल फायरिंग से अन्या सेक्टर के आसपास के कई इलाकों में इमलाक को नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की फायरिंग से तंग आ चुके हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बंकर्स का भी मुतालबा किया जो आईबी के बिल्कुल करीब वाक़ है। छोटी हो रही थी फायरिंग, जब बड़ा गोला पड़ा सबसे पहले इधर हमारे घर पे ही पड़ा। अच्छा, यहाँ पे हाँ, उसके नुकसान हुआ। हाँ, उसी से हुआ। ये लगभग कितने बजे यहाँ? ये कोई 8 बजे के करीब हुआ। 7:45 बजे स्टार्ट हुआ था, 8 बजे के करीब पड़ा गोला। सर हम इधर ही थे, घर में अंदर ही थे सर। हमको मालूम नहीं था कि आज फायरिंग होगी, तो हम इधर ही थे, खाना खुना वगैरह खा रहे थे रात को, तो फायरिंग शुरू हो गई है। तो बहुत ज्यादा खतरा है, हमें बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात को सोए नहीं है। लेकिन रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा संजोग है, पूरा साथ है। ये रात को 8:30 बजे जो शेलिंग शुरू हुई थी, जब हम सुबह निकले बात तो देखा था घर के आगे पीछे जो गांव है उसमें ये शेलिंग पड़े थे। रात को 8:30 बजे शुरू हुई, सुबह 4 तक शेलिंग चलता रहा। हाँ, अभी तो शुक्र है सब भगवान का भी तो ठीक ठाक है। हाँ, घर को काफी नुकसान होगा सर। रात को जो फायरिंग हुई है ये बड़ा एक दर्दनाक हादसा है। लोगों के दिलों में एक दहशत बैठ गई है। पब्लिक जो है काफी पहले फायरिंग होती थी, लेकिन उसको लोग भूल गए थे कि फायरिंग अब शायद नहीं होगी। लेकिन अचानक रात को पाकिस्तान की ओर से जो है फायरिंग स्टार्ट हुई। लेकिन जिस परिवार के अंदर ये फायरिंग जो शेल गिरा है, इनका बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि नुकसान भी हुआ है और पूरा परिवार रात को उसी कमरे के साथ बैठा हुआ था, किचन के साथ लगा हुआ कमरा है जहाँ ये शेल गिरा है। ये लगभग जो है मेरा ख्याल है कि ये 5-6 साल के बाद जो फायरिंग शुरू हुई है। उससे पहले तो कंटिन्यू रहती थी फायरिंग, और अब जो है कम से कम 6 साल के बाद जो है दोबारा ये पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की है। और उसके जवाब में हमारी सीमा सुरक्षा बल जो लगी हुई है, इन्होंने भी उसका फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे गाँव के आसपास, आगे पीछे हमारी जहाँ जहाँ जमीन है, बहुत बड़े बड़े छल गिरे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ छल गिरे हैं 50-50 मीटर पूरी फसल खराब हो गई है। तो गांव में लोग पूरे डिपेंड ही अपनी जमीन पे हैं, वहाँ से ही गुजारा करते हैं अपना। कुपवाड़ा की मसल सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद मसल सेक्टर में फौज, पुलिस और दीगर एजेंसियों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से 5 AK राइफलें और दीगर मवाद बरामद हुआ है। वाज़ेह कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान शुमाली कश्मीर में दरअंदाजी की 8 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए 24 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 13 जून को मसल में 2, 16 जून को जमगुंड में 5, 30 जून को मसल में 4, 19 जुलाई को मसल में 2, 6 अगस्त को टंगडार में 1, 16 सितंबर को ऊडी में 3, 22 अक्टूबर को ऊडी में 2 और 26 अक्टूबर को मसल में 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड
साइंसेज की चौथी सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर में हैं और वो दूर दराज के इलाकों से लोग को देख रहे हैं। वो मुकम्मल तौर पर अच्छे के लिए बदल चुके हैं। उनका मेयार जिंदगी बुलंद हुआ है। खास तौर पर कबायलियों का जिक्र किया गया। सिन्हा ने कहा कि जब तक वादी में अमन नहीं होगा वो इक़्तिसादी तरक्की के बारे में बात नहीं कर सकते। सिन्हा ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, कश्मीर एक साथ महीनों के तक बंद रहता था, लेकिन पिछले 4 सालों से हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मार्च तक कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के मजमूई बुनियादी ढांचे में 1.5 लाख करोड़ की सरमायाकारी की गई है। इसमें सड़कें, टनलें और रेलवे शामिल है। इस साल 7 करोड़ सयाह आए हैं। सिन्हा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले साल में ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। सिन्हा ने कहा कि मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर एक अजीम और नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। हमारी खसूसी तवज्जो नौजवानों और खवातीन पर है। हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया और ये हैरत अंगेज काम कर रहा है। हमने नौजवानों की माशी मदद की। खवातीन ने जम्मू कश्मीर की मईशत में अहम किरदार अदा किया है। मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है कि आपके पास जो है उसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष में वो क्षमता आई है, वो सामर्थ्य आया है कि हम सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ भी विकास के डेवलपमेंट के लाभों को साझा कर रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत सच है कि पहला देश है, लेकिन उस मिशन से जुड़े हुए डेटा हम तिजोरी में ताला बंद करके नहीं रख रहे हैं, बल्कि अन्य देशों के साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि पूरी मानवता को उसका लाभ मिल सके। जिस विकसित भारत या इंडिया 2.0 के लक्ष्य को लेकर देश बढ़ना चाहता है, उसमें जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई पर फोकस के साथ समावेशी विकास तथा यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, ये 6 महत्वपूर्ण पिलर्स होंगे जिसमें सभी राज्यों तथा यूनिटी को सामूहिक प्रयास करना होगा। अगर ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट को देखा जाए तो आज भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बेहतरीन सुधार किए हैं। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टर में कॉम्प्लायंस बर्डन है, उसे कम करने की आवश्यकता है और इस दिशा में आप जैसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म देश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। 9 वर्षों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन मोबिलिटी, रोड, ब्रिजेज, लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक माइलस्टोन देश ने अर्जित किए हैं और विस्तृत व्यापक गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा है। आने वाले भविष्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इंडस्ट्री 4.0 की तकनीक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आधार बने, इसके प्रयास हो रहे हैं इसे और तेज करने। और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजिकल इक्वालिटी आने वाले भविष्य में ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करेगी तथा एमएसएमई उद्योगों में भी इसके माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। 5 रोजा बनूना फेस्टिवल गरकोन वैली में कटाई का एक त्यौहार है और ये इख्तिताम पजीर हो गया है। मेगा हार्वेस्ट फेस्टिवल गरकोन और डाह की आर्यन वादियों में हर 3 साल के बाद गर्दिश के लिहाज से मनाया जाता है। इन देहात के लोग अपने रिवायती लिबास और त्यौहार के मूड में इस त्यौहार को मनाने के लिए बाहर आते हैं। इन वादियों की इब्तिदा और तारीख के बारे में 18 गाने गाए जाते हैं। जो लद्दाख के आर्या घाटी में, जिसमें दा, गरकुन, दर्सिक्स और हनु जो कुछ गांव हैं, तो वहाँ का संस्कृति, भाषा, पोशाक लद्दाख के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। वहाँ दा, गरकुन, दर्सिक्स में वहाँ दर्दी आर्या भाषा बोली जाती है, जो संस्कृत से मिलता जुलता भाषा है। तो विशेष के जैसे कि जो बोनोना जो त्योहार है प्राचीन काल से हम मनाते आ रहे हैं। शुरू में जब हमारा पूर्वज जैसे कि जनश्रुति या क्योंकि वादंती अनुसार दा घाटी के ऊपरी भाग में मलमंडा खुट नामक एक स्थान है, जहां पर शुरू में उन्होंने
वहां पे बोनोना त्योहार मनाया था। कहते हैं किताब देव और मनुष्य एक साथ वहां रहते थे। तो बोनोना के अतिरिक्त, बोनोना को हम अपना लद्दाखी स्थानीय भाषा में हम शुबला कहते हैं। ये शुबला मनाने का परंपरा तो शेर शुबला हुआ या लद्दाख के निचले भाग हुआ या करगिल क्षेत्र में भी ये परंपरा तो प्राचीन काल से रहा है। तो दा गरखुन दर्शिक, विशेष के दा और गरखुन में बारी बारी से ये जो बोनोना त्योहार मनाने का परंपरा आज भी है। प्राचीन काल में जो है हमारा वर्तमान में अधिकृत कश्मीर या अधिकृत जो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, तो वहां भी मतलब ये गनीशा नामक एक स्थान है, वहां पे भी ये त्योहार मनाया जाता था। जामा मस्जिद श्रीनगर में नहीं अदा होगी नमाज जुम्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जामा मस्जिद में श्रीनगर में नमाज जुम्मा अदा नहीं होगी। आज मुसलसल तीसरे जुम्मे को नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इसकी जानकारी दी है। कहा जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। इंतजामिया की जानिब से मस्जिद के गेट बंद करने की बात कही जा रही है। तो मुसलसल तीसरे रोज, तीसरे जुम्मे को जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इसकी जानकारी दी है। हमारे साथी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, तीसरा जुम्मा और अब भी जो है इजाजत नहीं दी जा रही है जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज की, इसकी क्या वजह समझी जा रही है? क्योंकि हमने देखा था 3 जुमा से पहले किस तरह से मीरवाइज को इजाजत दी गई थी कि वहां पर नमाज जुमा पढ़े, खुतबा दें। उससे काफी अच्छा रिस्पांस भी आया था। एक लगा था कि एक शुरू हो गया है कि नॉर्मल जिस तरह से जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है वो एक दौर शुरू हो गया फिर से, लेकिन उसके बाद से मुसलसल तीसरा जुमा आज है कि नमाज की इजाजत नहीं दी जा रही। हाँ, देखें मनोज, ये औकाफ जामा मस्जिद जो है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि आज जामा मस्जिद श्रीनगर में एक बार फिर नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। जामा मस्जिद की जो औकाफ कमेटी है उसने प्रेस बयान में कहा है कि मीरवाइज को भी जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि इस पे हमने कोशिश की थी कि पुलिस या प्रशासन से बात की जाए और उनका क्या कहना है इस बारे में, तो उस पर कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। न पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान आया है कि आखिर इसमें कितनी सदाकत है और ये क्यों कर किया गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहले हमने देखा था कि मीरवाइज को जामा मस्जिद श्रीनगर में जाने की इजाजत दी गई थी और वहां उन्होंने खुतबा भी दिया था और नमाज भी अदा की थी। लेकिन पिछले 3 जुम्मे से लगातार यहाँ नमाज नहीं हो पा रही है और हालांकि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी इसकी वजह नहीं बताई जा रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फलस्तीन में जो जिस तरह के हालात हैं, फलस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, उसमें हमने देखा था कि कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए थे जो वहाँ जिस तरह के हालात हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि नमाज जुमा के बाद वहाँ प्रोटेस्ट की कोई आशंका हो या कोई खदशा हो, जिसके चलते प्रशासन शायद ये सोच रही है कि अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट नमाज अदा की जाती है उसके बाद प्रोटेस्ट होते हैं तो मुमकिन है कि उसके बाद हो सकता है कि जो भीड़ है वो कहीं बेकाबू ना हो जाए, जिससे अमन कानून की सूरत-ए-हाल में बिगाड़ पैदा हो सकता है। तो शायद यही वजह है कि वहाँ नमाज अदा नहीं की जा रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि पुलिस या प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन औकाफ जामा मस्जिद जो है, जो कि इस जामा मस्जिद श्रीनगर की देखरेख करती है, वो सारी इंतजामी जो अमूर होते हैं उसको देखती है, उसकी तरफ से प्रेस बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आज भी लगातार तीसरे जुम्मे को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। जी मनोज, बिल्कुल। और इससे पहले हमने देखा था कि जो जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक को खुतबा देने की भी इजाजत जो दी गई थी, उस पर काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल हमने देखा था। न सिर्फ जो समाजी तबका है बल्कि चाहे फिर वो बीजेपी के लीडरान ही क्यों ना हो या फिर हर पार्टी से एक मुस्बत पैगाम ही मिला था और तमाम का ये कहना था कि इस तरह से जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं ये हमारे समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि एक ब्रिज भी जो है बन जाता है इससे लोगों के साथ, और जो समाज में बुराइयां चल रही होती है या किसी तरह के मसाइल होते हैं उनको दूर करने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं।
बिल्कुल मनोज, एक लंबे अरसे के बाद जब मीरवाइज उमर फारूक जामा मस्जिद पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने जब खुतबा दिया था तो उससे जो वहां जो नमाजी हैं उन्होंने भी खुशी का इजहार किया था और जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा था कि क्योंकि मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर की जो है उसकी एक अपनी अहमियत है और मीरवाइज जो है वो एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, रिलीजियस प्रीचर हैं और उनका एक फर्ज भी बनता है, एक दायित्व बनता है कि वो लोगों को समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए खुतबा दें और उनको मजहब की बुनियाद पर उनसे ये कहा जाए कि समाज को बेहतर कैसे करना है, बेहतर मुआशरे की तामीर कैसे करनी है। तो उसमें काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया था और जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर ज़रख्शान जी, वो भी उनसे मिलने गई थी जब उनसे ये कहा गया था कि अब उन्हें इजाजत दी जाएगी जामा मस्जिद जाने की। तो उस वक्त उन्होंने भी ये कहा था कि ये एक खुशाइल कदम है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, उनको अपनी जो फर्ज की अदायगी है उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो वो सिलसिला हालांकि ज्यादा देर तक चला नहीं, जैसा कि हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आज जिस तरह से औकाफ जामा मस्जिद का ये कहना है कि आज भी नमाज की इजाजत नहीं है, तो आज लगातार ये तीसरा जुम्मा होगा कि मीरवाइज को वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और वहाँ नमाज भी नहीं हो रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर पुलिस और प्रशासन किस तरह का बयान लेके सामने आती है कि अगर इस तरह का कदम उठाया गया है तो क्यों कर उठाया गया है, उसकी वजूहात क्या है, वो तब पता चलेगा जब एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस की तरफ से कोई बयान आएगा। मुनज़्ज़र, बिल्कुल, अभी तक जो है ऑफिशियल का इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान नहीं आया है, पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें क्या लोगों का कुछ रिएक्शन जो इस हवाले से मिला हो, क्योंकि काफी अरसे के बाद जैसा कि आपने भी कहा कि किस तरह से एक खुशी का ही माहौल देखने को मिला था, दरख्शान ने भी जिस तरह का पैगाम दिया था, उसके बाद से अब क्योंकि मुसलसल तीसरे रोज ये मामला पेश आ रहा है, तो क्या लोगों की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कोई रद्द-ए-अमल? कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से जब मीरवाइज को जामा मस्जिद जाने की इजाजत दी गई थी और उन्होंने वहां जुम्मे का खुतबा दिया था और उसके बाद नमाज भी अदा की थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि जो वहाँ नमाजी गए थे, क्योंकि ये मरकजी जामा मस्जिद है और मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो उनमें एक खुशी का माहौल था, जिसके साथ जाहिर ये होता है कि लोग चाहते हैं कि मीरवाइज उमर फारूक लगातार हर जुम्मे को वहाँ जाएं और खुतबा दें और जो अलग अलग जो दिन होते हैं, जो मजहबी दिन होते हैं, जो उनकी जो अकीदत होती है या उस दिन के मुनासिबत से जो खसूसियत के साथ कुछ दुआएं अदा की जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, तो वो लगातार उस तरह की जो उनका जो फर्ज है वो अपने फर्ज को अदा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का भी यही चाहना है कि जो मीरवाइज है वो अपने फराइज अंजाम दें और उसमें भी लोगों को खुशी मिलती है, क्योंकि समाज के लिए एक तरीके से ये बहुत ही अहम भी है। बहरहाल मुसलसल तीसरे जुम्मे को जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। मनोज कौल, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस शोहदा की याद में स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया। तकरीब में हर शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जिला डोडा के मुख्तलिफ हिस्सों के पहलवानों की शिरकत की। इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़, कठुआ, उधमपुर और रियासी के नामवर रेसलर्स डोडा पहुंचे हैं। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने रेसलर्स और इवेंट के दीगर मेंबरान की भरपूर और पुरजोश शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। रेसलिंग चैंपियनशिप का फाइनल नदीम अहमद और राजेश शर्मा के दरमियान हुआ। फाइनल चैंपियनशिप नदीम अहमद ने जीती। विनर और रनर अप को नकद इनाम से नवाजा गया। आज ये जो था मार्टिर मेमोरियल रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये मुकाबला हुआ है। इसमें बहुत दूर दूर से पहलवान आए थे, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर और हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के पहलवानों ने हिस्सा लिया। आज कुल मिला के कोई 40 के करीब कुश्तियां हुई हैं, जिसमें से जो फाइनल जीता है, विनर है, उसने 51,000 जीता है और जो रनर अप है उसने 31,000 की जो माली है वो जीती है। इस तरह आज जो हमारा प्रोग्राम था, एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत श्रद्धांजलि देते हुए हमारे जो वीर हैं जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानियां दी, बहुत सी एक्टिविटीज हमारी चल रही हैं। जैसे हम मार्टियर्स फैमिली के घर में विजिट करते हैं और जो हमारे मार्टियर्स हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डोडा के, जहाँ से वो स्कूलों में पढ़े हैं, प्राइमरी स्कूल, वहाँ भी उनकी जो फोटो है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं।
वादी कश्मीर में नौजवानों को मंशियात और दूसरे जराइम से दूर रखने और उन्हें तालीम और स्पोर्ट्स में रोशन मुस्तकबिल बनाने की गर्ज से मशहूर समाजी कारकुन सईद अली असगर रिजवी मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत मालमू मागाम ग्राउंड में मुनक्किदा RFC फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ये फाइनल मैच गुंड हसी भट्ट श्रीनगर और सुलेमानी FC की टीमों के दरमियान खेला गया। श्रीनगर की टीम ने जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में वादी भर के 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर साबिक कमिश्नर सेक्रेटरी और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर के एजाजी जनरल सेक्रेटरी सईद किफायत हुसैन रिजवी मेहमान खुसूसी थे। SDPO मागाम आफ्ताब अहमद मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। एक मकसद है कि बार बार मैं हर बार कोई ना कोई इवेंट ऐसे करते रहता हूं जिसमें मैं यूथ तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करें। और आज मेरी ये जो आज मैच हो रहा है, टूर्नामेंट की शुरुआत जो मैंने की, आज भी सिर्फ वजह इसकी यही है कि ड्रग्स से दूर रहे ये बच्चे। आज जो यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इनकी स्पोर्ट्स के साथ, खेलों के साथ इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उतने ये फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और ड्रग्स से, मनुष्यात से ये दूर रहेंगे। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है कोई वक्ती चीज़ नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तमद्दुन की तारीख देखेंगे, ये तमद्दुन का हिस्सा रहा है, क्योंकि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। जहाँ ये फिक्री और ज़हनी क़ुव्वत को बढ़ावा देते हैं, अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको उजागर करती हैं। दूसरी तरफ ये लोगों को, खासकर जवानों को, उन चीज़ों से दूर रखते हैं जो समाज पर मनफी असरात रखते हैं। जो भी इस चीज़ की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा वो काबिल तहसीन है। ड्रग्स की लत लगी हुई है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो सपोर्ट से दूर रहकर बाकी नशी चीज़ों में इन्वॉल्व है। उनके लिए यही पैगाम है कि वो भी आए, वो उस फुटबॉल या क्रिकेट बाकी सारे गेमों में पार्टिसिपेट करे, उनसे उनका जो फिजिकल हेल्थ है वो फिट रहे। जो मेरे टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छा टीम ये मैनेजमेंट दिखाया यहाँ पे, और इन्होंने अच्छी अपनी गेम दिखाई, अपनी स्किल्स दिखाई और ये फाइनल अपने नाम किया। सर, जो बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है उनको वहाँ से निकाल कर बाहर करे और खेल की तरह जो फुटबॉल जो हमारी जीन्स में है कश्मीरियों के, तो इसमें यही हमारा मकसद है। एक तो ड्रग्स से बचे और दूसरा जो हमारे टैलेंटेड फुटबॉलर है जो बहुत से क्लबों से खेल रहे हैं, उनको एक मौका मिले ताकि वो अपने देश का नाम, अपने कश्मीर का नाम रोशन करे। समाजी कारकुन अली असगर रिजवी की एक अच्छी पहल है जिसमें वो बच्चों को खेलकूद की जानिब रागिब करने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जराइम और मनशियात से बचने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि नौजवानों को खेल की जानिब रागिब किया जाए और उन्हें ख़ास तौर पर फुटबॉल की जानिब रागिब किया जाए ताकि उनकी सलाहियतें जो है वो इन सलाहियतों को निखारें और आने वाले वक्त में अपनी सलाहियतों से मुल्क और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकें। और यहाँ नौजवानों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह नौजवान सामने आए और जो गलत रास्ते हैं, जराइम के रास्ते हैं, उन्हें छोड़कर असल दायरे में आए और यहाँ पे अपनी जिंदगी को संवारे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मालमू मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी फोरम इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह किया है। यह प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के शोबे में तब्दीली, बदलाव हो रहा है और यही मुस्तकबिल है। इस इवेंट 6G, 5G नेटवर्क की बेहतरी, टेलीकम्युनिकेशन और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस इवेंट में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। आकाश अंबानी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जी इस वक्त मंडपम में हैं और लगातार जियो के जो स्टॉल्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप, चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर, एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू Shri PM ji. He has innovated us, made us innovate and energized us to take India to the forefront of 5G technology. सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है, और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गाँव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया ऐप में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए, आकाश अंबानी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है इंटरनेट को पहुंचाने का, उसको लेकर के जियो ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले वक्त में जियो की 5G और 6G सेवाएं और भी सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ दर्पण मिश्रा, न्यूज़ 18 प्रगति मैदान का मंडपम,
नई दिल्ली। जेके लाइव में फिलहाल इतना ही, पर बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।